Hello students, in this lecture we will discuss about rest and motion. Okay? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर कब बोलेंगे और मोशन में कब बोलेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर कब बोलेंगे और मोशन में कब बोलेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग या किसी और पर्सन के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज न करे तो वो किसमें है, रेस्ट में। मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। अब मैं हूँ अपनी पोजीशन में खड़ी हुई हूँ, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज न करूँ तो मैं कैसी हूँ, रेस्ट में हूँ। और वहीं मैं अगर चलने लगूँ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करूँ तो मैं किस में हो जाऊँगी, मोशन में। तो हम रेस्ट की डेफिनेशन क्या देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है तो उसे हम रेस्ट में कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है उसे हम क्या कहेंगे, मोशन में। तो रेस्ट an object is said to be at rest when it does not change its position with respect to surroundings. अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में या फिर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज न करे तो हम उसे कैसा बोलेंगे, वो किस में है, रेस्ट में है। हमारा मोशन में कब बोलेंगे, जब वो अपनी पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करता रहे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। तो एन ऑब्जेक्ट इज said to be at motion when it continuously change its position with respect to surroundings। तो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलेंगे, मोशन में कब बोलेंगे, हमने देख लिया है। अब रेस्ट और मोशन दोनों कैसे टर्म है, रिलेटिवली टर्म है। न तो कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में बोल सकते हैं, न किसी को एब्सोल्युटली मोशन में बोल सकते हैं। अब वो कैसे, तो जैसे कि हम सपोज करें या फिर हम मान लें कि दो पर्सन ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक पर्सन ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है और ट्रेन मूव कर रही है। तो जो दो पर्सन ट्रेन में बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे। और जो बाहर जो पर्सन खड़ा हुआ है ट्रेन से उसके रेस्पेक्ट में वो दोनों क्या होंगे, मोशन में होंगे। जिससे कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट में होता है, नहीं एब्सोल्युटली मोशन। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला है ट्रांसलेटरी मोशन।
ट्रांसलेटरी मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उस मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एक सीधी लाइन में वो चलते जाए, कहीं भी अपनी डायरेक्शन को चेंज न करे, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन स्ट्रेट पाथ is called translatory motion। एग्जाम्पल में a car moving on a straight line। एक कार जो सीधे 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 चलती जा रही है, तो कौन से टाइप का मोशन है? ट्रांसलेट। सेकंड टाइप हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है? रोटेटरी मोशन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी एक्सिस, अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। या फिर अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट वो सर्कुलर, मतलब अपने उसके अबाउट रोटेट करे, घूमे, सर्कुलर मोशन करे, तो सर्कुलर मोशन of a rigid body about an axis is called rotatory motion। ओके, रोटेटरी मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करे? रोटेट करे, एक फिक्स्ड अपने एक्सिस के अबाउट क्या करे? रोटेट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। एग्जांपल में अर्थ क्या करती है? अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उसका मोशन कौन सा हो गया? रोटेटरी मोशन। फैन जो सीलिंग जो फैन होता है क्या करता है? उसके जो ब्लेड्स होते हैं घूमते हैं, रोटेट करते हैं, लेकिन उसका जो एक एक्सिस है अपनी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, तो वो कौन सा मोशन हो गया? क्या हमारा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस एक एक्चुअल लेंथ होती है जो भी हम किसी भी डायरेक्शन में जिसे हम कवर करते हैं, वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है। जैसे कि पहले हम यहां से इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले 10 मीटर, ठीक है। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चले 20 मीटर, ओके। यहां से डी पॉइंट तक चले 40 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट में जो इसने लेंथ कवर की थी, इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? 70 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होती है कि वो एक्चुअल लेंथ जो भी हम किसी भी डायरेक्शन में कवर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो क्या होती है? हमारी डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि डिस्टेंस इज द length of the path. Distance is the length of the path actually
traveled by a body in any direction. डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ होती है। पाथ की क्या होती है? एक्चुअल लेंथ होती है जो उसने ट्रेवल करी हुई किसी भी डायरेक्शन में, वो हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, और कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमने देख लिया, अब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जितनी भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हमने जहां से स्टार्ट करा है और जहां पे हमने फिनिश किया है, जहां से स्टार्ट किया है जहां पे फिनिश किया है, उन दोनों पॉइंट की मिनिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बी तक चला, वो 10 मीटर, ठीक है। उसका वापस वो इतना आया, सी पॉइंट तक आया वापस 5 मीटर, 5 मीटर वापस आया। अब यहां से यहां ये पूरा टोटल कितना है? 10। 5 उसने कवर कर लिया, वापस आ गया ना लौट के। तो अब हमें ये डिस्टेंस पता करनी है, उसने कितनी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी तो वो कितना होगा? 5। यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। अगर इसमें आपसे पूछता है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस हम क्या कहेंगे? यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 5, तो कितनी होगी डिस्टेंस? कितनी हो गई? 15 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कितनी होगी हमारी? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between initial and final position of a body in the direction of the point of the final position। फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि अभी कहें कि 10 मीटर चला वो, टेन मीटर ईस्ट की तरफ उसने मूव करा, ठीक है। उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ये वाला। तो ये हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। 10 + 10 100, 100 और प्लस 200 तो कितना आएगा? 10√2। यानी उसकी कितना डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10√2। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी हमारी? डिस्प्लेसमेंट।
जो कितना है हमारा 10/2। ऐसे ही हम सारे डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा कि डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैसे होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ओके। सेकेंड पॉइंट कि डिस्टेंस जो होगी हमारी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। जब हम चलते जाएंगे तो ऐसा कभी होगा कि जैसे अभी हमने 10 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला, तो जितना हम चलेंगे उतनी हमारी डिस्टेंस इंक्रीज ही तो होगी, कभी कम तो होगी नहीं। तो डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। जैसे यहाँ से अभी उसने कवर किया 10 मीटर कवर कर, अब वापस वो आ गया, वापस आ गया वो 5 मीटर। पहले जब वो यहाँ से यहाँ तक गया था तब डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 मीटर। अब जब वो वापस आया है 5 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया? 5 मीटर। कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट? 5 मीटर। यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कैसे होगा? जैसे 10 मीटर उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, अब वापस उसने यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर कवर कर लिया, तो 10 वापस आने में 10। अब जब उसमें हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है हमारा? 10, इनिशियल 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहेंगे? हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तब हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। जैसे कि पहले 2 सेकंड में उसने कवर किया 10 मीटर डिस्टेंस, नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने कवर किया 10 मीटर डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने कवर किया 10 मीटर डिस्टेंस। तो इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 2 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर। तो उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। तो क्या कहेंगे हम कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then equal interval of time। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस मोशन को हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम कितना छोटा है कितना बड़ा है। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे में 1 आवर में उसने कवर किया 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कवर किया उसने 20 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट 1 आवर में उसने कवर किया फिर से 20 किलोमीटर। तो भी हमारा मोशन कैसा है? वो हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, उस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि
फर्स्ट 5 सेकंड में उसने कवर कर लिया 15 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने कवर किया 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने कवर किया 20 मीटर। तो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ रही होगी, आगे चल के इसकी स्पीड कम हुई होगी, तभी उसने उसके बराबर वाले टाइम में कम डिस्टेंस कवर करी है, फिर उसकी स्पीड बढ़ गई होगी इसलिए उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड टाइम टू टाइम वेरी कर रही है, यानी कि हमारा मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, when an object covers unequal distance in equal interval of time, then this motion is called non-uniform motion। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे उस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हमारा क्या है, स्पीड। स्पीड हम किसे कहते हैं, तो स्पीड किसी यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो डिस्टेंस the distance covered per unit time is called speed। किसी यूनिट टाइम जितने भी डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। एंड क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर। हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है कि टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि जितने उसने डिस्टेंस कवर करी है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। इट इज द टोटल डिस्टेंस traveled by an object divided by the total time to taken to cover this distance। टाइम जो इस डिस्टेंस को कवर करने में लगता है।
एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सेकंड हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो वेरी ना करे, बदले नहीं, अपने सेम स्पीड से वो मूव करती रहे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, it is said to be moving with uniform speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से। थर्ड है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर वेरिएबल स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम कब बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तब हम उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time, it is said to be moving with non-uniform speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल में कोई कार रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर रही है तो वो धीमे धीमे अपनी स्पीड इंक्रीज करेगी। तो वो हर एक सेकंड में, जैसे मान लो हर प्रत्येक ईच 2 सेकंड में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगी। पहले थोड़ी कम करेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर थोड़ी और ज्यादा करेगी, तो उसका मोशन कैसा हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज the rate of change of displacement। वेलोसिटी क्या होती है? जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है और वो कितने टाइम में चेंज आ रहा है, उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। ओके, अब जैसे बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से बी पॉइंट तक गया और उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर करी, वापस वो 5 मीटर आया, इसको करने में उसे टाइम लगा 2 सेकेंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर, कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है 2 सेकेंड में, तो वेलोसिटी निकालें, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू 5/2। ये इसकी क्या हो गई? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट हमारा क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को इक्वल डिस्टेंस कवर करे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time in a given direction, then it is said to be moving with uniform velocity। किसी डायरेक्शन में, किसी दी हुई डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम क्या कहेंगे? वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी वेलोसिटी मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है वो, पर ईच सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर। हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टाइम हो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन अ गिवन डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers an equal distance in equal interval of time in a given direction, then it is said to be moving with non-uniform कोई भी ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे किसी डायरेक्शन में, तब वो बोलेंगे कि वो कौन सी वेलोसिटी मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कब आता है। सबसे पहले जानें किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कब आता है। तो एक्सेलरेशन जब आता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, तब उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मोशन कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी उसमें एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन को इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी में चेंज निकालना तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल जब लास्ट में वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसके जो चेंज आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम कहें कि जो हमारी वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड। चेंज कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड का। कैसे निकाला, फाइनल कितनी हमारी 20, फाइनल 20, इनिशियल 15, कितना है चेंज, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से और इनिशियल को u से। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ओके, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इंक्रीज होती जाए, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाए उसकी सेम डायरेक्शन में जिधर वो मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases in the same direction, then the object have positive acceleration। किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाए उसके मोशन की सेम डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एग्जांपल, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसी बॉडी को ऊपर से फ्रीली फॉल करा है, छोड़ दें तो स्टार्ट में रेस्ट में होती है, स्पीड वेलोसिटी उसकी जीरो होती है। जब उसमें छोड़ देंगे तो धीमे धीमे धीरे जब वो नीचे आती जाएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, तब उसका एक्सेलरेशन कैसा होता है,
पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो हमारा सेकंड है नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होता है? जब मोशन के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए, तब कौन सा एक्सीलरेशन होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। If the velocity decreases in the same direction, then the body has negative acceleration and it is also called retardation। ठीक है, और हम नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, when a car slow down, जब गाड़ी स्लो डाउन मतलब धीमे धीमे, पहले वो चल रही होती है, उसका ब्रेक अप्लाई किया तो वो धीमे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, फिर वो रेस्ट पर आती है, तब उसमें कौन सा एक्सीलरेशन होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमारा मोशन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में।